भाई ये पॉलिटिशियन तो लेफ्टिस्ट है, ये वाली पॉलिटिकल पार्टी तो राइटिस्ट है। दोस्तों हम सब ने अपनी जिंदगी में ये लेफ्टिस्ट वर्सेस राइटिस्ट वाली डिबेट के बारे में 100 बार सुना है, मगर आखिरकार इन शब्दों का मतलब क्या होता है? सेंट्रल, लेफ्ट, राइट विंग, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है आजकल की पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स को रेफर करने के लिए, मगर क्या ये सिर्फ एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी है, या फिर इन शब्दों का इतिहास में कोई गहरा मीनिंग छुपा हुआ है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किशिक टॉक्स में, जहां पर मैं किशिक सहरावत आपके साथ मिलकर इतिहास की सबसे इंटरेस्टिंग कहानियों को डिकोड करता हूं। और चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं लेफ्ट वर्सेस राइट की इस पूरी डिबेट को, और आज के संदर्भ में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहां स्टैंड करती है। दोस्तों हमारी कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1789 में, जब फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन दुनिया को एक नई दिशा दे रहा था। आम जनता, जिसको कि हम थर्ड एस्टेट भी कहते हैं, वो राजा के और राजा के तंत्र के, बेसिकली टैक्सेस के इतना ज्यादा खिलाफ थी कि वो बदलाव की डिमांड कर रहे थे। दोस्तों उस समय पर सोसाइटी बेसिकली दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक कैटेगरी थी जिसमें कि राजा के समर्थक यानी कि नोबिलिटी और क्लर्जी आते थे, और इन लोगों को राजा की तरफ से काफी ज्यादा बेनिफिट्स थे, जैसे इनके पास काफी सारी जमीनें थी, इनके पास टाइटल्स थे और इनको टैक्स भी नहीं भरना पड़ता था। और इसके बाद आते हैं हमारी कहानी के रेवोल्यूशनरीज, जो कि बेसिकली लॉयर्स थे, बिजनेसमैन थे, एक कॉमन आदमी, बेसिकली एक पेजेंट तक को हम रेवोल्यूशनरी में काउंट करते हैं। और उस टाइम के राजा किंग लुई द 16 इन लोगों पर अत्याचार करके इनसे टैक्सेस वसूल के खुद ऐश किया करते थे। अब दोस्तों रेवोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, और इसी के चलते फ्रांस में एक नेशनल असेंबली बिठाई जाती है, जहां पर हमारे राजा लुई द 16 बैठते हैं सभा के बिल्कुल बीच में, और उनके राइट में बैठते हैं राजा के सपोर्टर्स यानी कि नोबिलिटी और क्लर्जी, और राजा के लेफ्ट में बैठते हैं कॉमन आदमी यानी कि थर्ड एस्टेट। और दोस्तों यहीं से पहली बार ये लेफ्ट वर्सेस राइट की डिबेट शुरू हो गई थी। जो लोग राजा के राइट में बैठे थे उनको नेचुरली राइटिस्ट कहा जाने लगा, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं अब आपको समझा देता हूँ। वो लोग प्रो गवर्नमेंट थे, बेसिकली गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, राजा के हित में थे, क्योंकि उनको बैठे बिठाए टैक्स खाने को मिल रहा था। अब आपको बैठे बिठाए टैक्स खाने को मिल रहा है तो आप लोग क्यों ही सरकार को चेंज करना चाहो? और फिर जाहिर सी बात है कि वो लोग एंटी चेंज भी थे, और इसी वजह से लेफ्टिस्ट को एंटी गवर्नमेंट देखा जाने लगा। तभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर आजकल भी कोई सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको लेफ्टिस्ट का टैग दे देते हैं। अब यही वर्ल्ड फेमस आइडियोलॉजीज धीरे धीरे रिफॉर्म हुई और बाकी देशों में भी फैलने लगी। जैसे कि अगर हम यूएसए का एग्जांपल ले ले तो वहां पर इकोनॉमिक डिवाइड से ज्यादा कलर के बेसिस पे भेदभाव, बेसिकली रेसिज्म बहुत ज्यादा फैल गया। अब क्योंकि ब्लैक कम्युनिटी को चेंज चाहिए था, वो लेफ्टिस्ट कहे जाने लगे, और व्हाइट से चेंज से कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए उनको राइटिस्ट कहा जाने लगा। अब इंडिया में पैसे का भेदभाव तो था ही था, थोड़ा बहुत कलर के बेसिस पे भी प्रॉब्लम्स थी, मगर असली इशू था जातिवाद, और अब जातिवाद के खिलाफ बोलने वाले लोगों को लेफ्टिस्ट कहा जाने लगा। इस लिस्ट में कुछ टिपिकल पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इनको हम आगे डिटेल में समझेंगे, मगर मोर और लेस ये लोग कास्ट के बेसिस पे ज्यादा पॉलिटिक्स करते हैं। देखो हम लोग इंडिया की पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट को समझे इससे पहले आप लेफ्ट और राइट के कुछ बेसिक डिफरेंसेस समझ लो। देखो टिपिकली जो राइट विंग होती है ना, उसको कंट्रोल बड़ा अच्छा लगता है, तो वो लोग बैंक्स को नेशनलाइज करने लग जाते हैं। जैसे हमारे देश में भी लगभग 1969 में कांग्रेस ने बैंक्स को नेशनलाइज कर लिया था। वो ज्यादातर बिजनेसेस को भी अपने अंडर ले लेते और काफी ज्यादा हाई टैक्सेस लगा देते हैं। इस तरह की गवर्नमेंट काफी हाई टैक्सेस लगाती है, और कोई अगर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करे तो उनको दबा भी देती। वहीं लेफ्ट साइड के लोग सोशलिज्म को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं तो लेफ्टिस्ट बोलेंगे कि अमीर लोगों से पैसा लेकर इन सभी बच्चों के लिए आम सुविधाएं जैसे कि यूनिफॉर्म, खाना पीना, अच्छे टीचर्स, बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज वगैरह वगैरह की अरेंजमेंट की जाए, मतलब एक तरह से सोसाइटी में चेंज आए। और वहीं राइटिस्ट बोलेंगे कि भैया सभी को अपना पैसा रखने दो, जो स्कूल में पढ़ सकता है पढ़ ले, जो नहीं पढ़ सकता वो किसी और स्कूल में चला जाए, जिसके पास जो है वो वैसा ही रहे। अब चलते हैं इंडियन पॉलिटिक्स पे, जहां पर किसी भी पार्टी को बिल्कुल सेंटर में रख पाना तो पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कोई भी पार्टी टिपिकली सेंटर पार्टी नहीं होती है। इसीलिए एक स्केल बनाया गया जहां पर कि सेंटर में न्यूट्रल पार्टीज को रखा जाता है, और फिर फार राइट और फार लेफ्ट की कैटेगरीज बनाई गई। हम लोग अपनी पार्टीज की क्लासिफिकेशन फार राइट से शुरू करते हैं। देखो फिर से एक बार हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में किसी भी पार्टी को फार राइट में तो नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ हिटलर की नाजी पार्टी ही इस कैटेगरी में प्रॉपर फिट हो पाएगी। क्योंकि फार राइट आइडियोलॉजी कहती है कि जैसे हिटलर की पार्टी का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हम लोग इतने ज्यादा समाज के ऊपरी तबके में आते हैं कि जो हमारे जैसे नहीं है, जैसे कि उस केस में ज्यूज थे, उनको जीने का ही हक नहीं है, इसलिए फार राइट में हमेशा हिटलर की नाजी पार्टी को रखा जाता है। अब अगर फार राइट से थोड़ा सा सेंटर की तरफ चलें हल्का सा, तो वहां पर एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नाम सामने आता है, क्योंकि ये लोग मराठी कल्चर को कुछ ज्यादा ही अग्रेसिवली सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों इससे थोड़ा सा और सेंटर की तरफ चला जाए तो नाम आता है शिवसेना, जो कि
कंपैरेटिवली एमएनएस से तो थोड़ा कम अग्रेसिव है, मगर फिर भी हिंदुत्व को लेके काफी सीरियस है। और मुस्लिम्स के केस में आप ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी को कंसीडर कर सकते हैं। अब दोस्तों, भले ही बीजेपी की रूट्स आरएसएस की हो, वो लोग हिंदुत्व को लेके सीरियस हो, मगर फिर भी एज अ नेशनल पार्टी वो कहीं ना कहीं सेक्युलर है। और मेजरली क्योंकि वो सेंट्रल पॉइंट के इतना ज्यादा करीब है, उनको हम सेंटर राइट विंग पार्टी कहते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था, प्रॉपर सेंटर में तो कोई नहीं आता, तो अब हम लेफ्ट की बात कर लेते हैं। दोस्तों, एक्सट्रीम लेफ्ट समझने के लिए आप लोग रशिया के जोसेफ स्टालिन का एग्जांपल ले सकते हैं। वो कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे, और अगर हिटलर ने 60 लाख हत्याएं कराई थी, तो जोसेफ स्टालिन ने भी लगभग 40 लाख हत्याएं करी थी। अब लेफ्ट से थोड़ा सेंटर में चले तो कुछ टिपिकल पार्टीज जैसे कि सीपीआई और सीपीएम का नाम सामने आता है। अब इसके बाद आती है आम आदमी पार्टी, जो कि सोशल चेंज को लेकर आपको पता ही है काफी सीरियस है। और फिर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी इसी कैटेगरी में फिट हो जाती है। और स्पेशली लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल तो कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से ही पावर में आई थी। और दोस्तों, लेफ्ट साइड से सेंटर के सबसे ज्यादा करीब माना जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि वो लोग हर तरफ है, उनको चेंज भी चाहिए, पर कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि कंट्रोल भी बना रहे। वो लोग कास्ट की भी बात करते हैं, रिलीजन की भी बात करते हैं, चेंज की भी बात करते हैं। और बिहार इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने रिलीजन और माइनॉरिटीज को बचाने की भी बात करी थी। इसलिए हम कांग्रेस को सेंटर लेफ्ट पार्टी मानते हैं। अब दोस्तों, एक ही पार्टी के अलग अलग मेंबर्स अलग अलग विचारधाराएं भी रख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कांग्रेस के 3 लीडर्स जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और संजय गांधी ही काफी डिफरेंट थे। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर किसी की भी सोवरेनिटी, किसी की भी इंडिपेंडेंस उनसे छीनी नहीं गई। वहीं पर इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाकर उन लोगों को जेल में डाल दिया जो कि सत्ता के खिलाफ बोल रहे थे, मगर कम से कम इंदिरा गांधी ने ये सारे काम कानून के अंतर्गत रह के किए थे। वहीं संजय गांधी ने तो किसी कानून पे भी ध्यान नहीं दिया, फोर्स स्टेरिलाइजेशन यानी कि नसबंदी के कैंपेन्स भी चला दिए थे। और ऐसी ही कहानी आजकल के बीजेपी लीडर्स में भी नजर आती है। अब आप अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को ही ले लो, जो कि रिलीजन और सेक्युलरिज्म का अलग अलग तरीके से आंकलन करते हैं। तो अब आप इतना तो समझ चुके हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आज के स्टैंड पॉइंट में कहां है। थोड़ा बहुत अंदाजा तो आप खुद भी लगा सकते हैं। दोस्तों, हम लोग फार राइट होने की वजह से हिटलर को तो ब्लेम करते हैं, मगर आप लोग ये भी नोटिस करो कि अगर हिटलर ने 60 लाख हत्याएं करी थी, तो कम्युनिज्म के नाम एक्सट्रीम लेफ्ट के लीडर जोसेफ स्टालिन ने भी 40 लाख लोगों को मरवाया था। तो सोचने वाली बात यह है कि सिचुएशन चाहे एक्सट्रीम राइट हो या फिर एक्सट्रीम लेफ्ट, घूम फिर के इस चक्कर में लाखों लोग अपनी जानें गवा देते हैं। अब अगर आपको आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो आप मेरे पुराने वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। और अगर ये वाला कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।